हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों को फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB बैचलर ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इसके अंदर अभी जैसे बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और उनका जो है आपका मतलब सीट्स कितनी हैं, क्या आपका सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, एंट्रेंस में क्या पढ़ना है, एंट्रेंस किस लैंग्वेज में होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी है कि LLB DU से अदर लैंग्वेजेस में भी होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब हम क्लियर कर लेते हैं बिना लेट करे। सो लेट्स स्टार्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी कोर्स करो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और वो फुल फॉर्म कैसे पढ़ी, क्यों पढ़ी, किस अदर उसको कंट्री में क्या कहते हैं या फिर एक्चुअली में उसको क्या कहते हैं, वो सभी चीज़ें। जैसे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, एक मैंने बीएड के स्टूडेंट से बीएड की फुल फॉर्म पूछी थी, उस बच्चे ने मुझे बीएड की ही फुल फॉर्म नहीं बताई। हालांकि बीएड की फुल फॉर्म कोई ऐसी खास नहीं है, नॉर्मल सा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बैचलर ऑफ लॉ है। ठीक है, LLB जो है नॉर्मली इंडिया में बैचलर ऑफ लॉ के नेम से जानी जाती है, बट इसका एक लैटिन में जो इसका एक्चुअली वर्ड है वो है लेगम बैक्लोरियस। ठीक है, LLB is the abbreviation for the Bachelor of Laws. The degree abbreviation to LLB instead of BL due to the traditional name of the qualification in Latin, legum baccalaureus. Legum is the plural of lex, meaning law, while baccalaureus is the origin of the आपका बैचलर ऑफ लॉ डिग्री। ठीक है भाई, ये वाली नॉर्मल सी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कुछ टीचर्स हैं या कोई कभी कभी हो भी सकता है एंट्रेंस में आ जाए, कुछ आ जाए कि फुल फॉर्म क्या है या इसको क्यों एक्चुअली में बैचलर ऑफ लॉ नाम रखा गया, लेगम बैक्लोरियस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दी है कि एक्चुअली में इसको क्यों हम लेगम बैक्लोरियस कहते हैं, और लेगम बैक्लोरियस को अगर हम अदर वर्ड्स में या फिर इंडिया के रूप में देखें तो बैचलर ऑफ लॉ ही कहा जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं कुछ हाइलाइट्स। मैंने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। DU LLB इज़ अ फुल टाइम कोर्स विच इज़ अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जैसे प्राइवेट वाले होते हैं करवा देते हैं कुछ है। बेटा DU LLB ऐसा नहीं है। DU एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आपका LLB ऑफलाइन मोड में ही होता है, आप घर बैठ के LLB नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो अलग बात है कि हो भी सकता है वो करवा देते हों घर बैठ के या जो भी मैटर है, लेकिन DU LLB ऐसा नहीं कराता। अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है और एडमिशन हो जाता है तो आपको टोटल 75% चाहिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, विद आपके सभी उसके अंदर कोर्स में आपको पास होना है। अब जैसे आपका कॉलेज में होता था BA के टाइम पे कि आपकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक लगी, देन आपने वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो LLB में फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है किसी 2 सब्जेक्ट में, तो आप उसको थर्ड सेमेस्टर में दोगे। ठीक है, LLB टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स है। BA LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। आफ्टर 12th आप BA LLB करना है तो कोई अदर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी चेक करना, DU में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स में बैक लगी है तो आपको पेपर कब देना है, वो पेपर आपका होगा सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, लेकिन अगर आपके 4 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं या 3 सेमेस्टर में बैक है तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, आप पास नहीं माने जाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, अदरवाइज़ डिग्री कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, 75% आपकी होनी चाहिए पूरी टोटल साल की मिलाकर, तब जाकर आप नेक्स्ट ईयर में अपेयर होगे कि हाँ आप बच्चा नेक्स्ट ईयर में जा सकता है। अदरवाइज़ आपको निकाल दिया जाएगा, दोबारा एंट्रेंस देना, फिर जाकर आप बैठना अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में। The LLB course duration is 3 year which is further divided into 6 terms। जैसे आपका BA में 3 साल थे और हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड फोर्थ और
थर्ड ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर, तो इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। और बिल्कुल जैसा आपने बीए में करा कि एक सेमेस्टर में बैक लगी तो नेक्स्ट ईयर होगा, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द LLB कोर्सेज इंग्लिश, इंग्लिश ओनली इंग्लिश। आप BA-LLB का पेपर इंग्लिश में दोगे। उसके अलावा आप जब एलिजिबल हो, पेपर मतलब क्लियर हो गया आपका एंट्रेंस, तब भी आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है। सब चीज़ें क्रॉस एग्जामिन हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें सब इंग्लिश में होंगी। DU-LLB हिंदी में नहीं होती है, ये चीज़ अगेन मैंने बता दी है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछे थे ना ये सारे क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके उन क्वेश्चंस को सबको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट है LLB स्टूडेंट हैव टू स्टडी 5 सब्जेक्ट इन ईच टर्म एंड मस्ट पास 30 सब्जेक्ट्स विद एटलीस्ट 45 मार्क्स। ओके, सो LLB स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और पास होने के लिए 30 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स आप ये सोचकर मत बैठना कि यार एटलीस्ट पास तो हो जाऊंगा, निकल ही जाऊंगा या निकल जाऊंगी। आपको हर सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट्स आपको हर सेमेस्टर में अलॉट किए गए हैं वो सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डू मूड कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप इन द 5th टर्म, ठीक है। अब जब आपका 5th सेमेस्टर 3rd ईयर शुरू होता है तभी से आप लोगों को अलॉट कर दिया जाता है कि आप अदर कोर्ट्स में जाकर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनको प्रीवियस ईयर में LLB का एंट्रेंस में हेल्प करी मैंने या जो भी था, तो उन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस के लिए 3rd ईयर में जैसे 30 हज़ारी कोड है, करकाडुमा कोड है, उनके जानने वाले हैं कोई एडवोकेट या फिर कॉलेज अलॉट करता है, इधर इधर भेज दिया जाता है बच्चों को कि भाई ये है, अगर आपको पसंद है इस एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका अपना कोई है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप 3rd ईयर में आ जाते हैं, 3rd ईयर का पहला सेमेस्टर आपका शुरू हो जाता है, मीन्स 5th सेमेस्टर, तब से आपके प्रैक्टिकल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे कि क्रॉस एग्जामिन है, आपका वाइवा लेना या फिर कोई आपको केस देकर उस पर आपका टेस्ट लेना बाय पूरा मतलब प्रैक्टिकली रूप से, ये नहीं लिख कर, पूरा प्रैक्टिकल रूप से बाकायदा आपको एडवोकेट बनाया जाता है, कोई जज बिठाया जाता है और वहाँ पर क्लाइंट्स रखे जाते हैं, सब कुछ होता है। स्टूडेंट आर, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। ये थे आपके कुछ हाइलाइट्स, मैंने यहाँ पर उनको बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है। कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। DU-LLB का पेपर जो है NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करवाता है, ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। एलिजिबिलिटी आपको स्कूल में पास होने के बाद ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, ठीक है, और आपको फिर LLB का एंट्रेंस देना है। ग्रेजुएशन आप अगर जैसे BA पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट है, BA प्रोग्राम का है, BCom का है, साइंस स्ट्रीम से है कोई बच्चा, तो कोई भी LLB का पेपर दे सकता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे MA के अंदर है ना कि पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हो। और LLB जो है, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, LLB, लेकिन आपको ये BA के बाद ही करना होता है इन DU, ओके। अदर किसी यूनिवर्सिटी में आप 12th के बाद BA LLB कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर एंट्रेंस देकर आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ कि कौन सी कैटेगरी को कितने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट चाहिए पास होने के लिए। जनरल कैटेगरी और EWS वाले बच्चे 50%, OBC, PWD और CW वाले 45% एंड SC ST स्टूडेंट्स के लिए 40% यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं, अब आती हैं टोटल सीट्स, ठीक है। टोटल सीट्स मिला के 2912 सीट्स हैं। लॉ कैंपस 3 सेंटर्स में डिवाइड है, CLC में, लॉ कैंपस 1 में और लॉ कैंपस 2 में, ठीक है, ये 3 उसमें डिवाइड है। अब इसको भी मैं एक बार यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँगी आगे कि कौन सा कैंपस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न को हम एक बार चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब जहाँ आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पर जाकर आपको कंप्यूटर पर ही पेपर देना है, पेन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आते हैं, कोई रिटर्न लिखने के लिए या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आती है, सिर्फ MCQs होते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 4 मार्क्स हर क्वेश्चन के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स कटता है और टोटल टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी है मैंने।
अब एक चीज़ यहाँ पर भाई, ये जो CLC वाला था ना आपका मैटर, CLC का पहले मैं आपको बता दूँ, CLC पहली बात, CLC की फुल फॉर्म है कैंपस लॉ सेंटर। CLC 1 है लॉ सेंटर 1 और CLC 2 है लॉ सेंटर 2। इन सभी की टाइमिंग्स अलग हैं। CLC का क्लास का टाइमिंग है 8:30, सुबह 8:30 से दोपहर के 3:30 तक। LC 1 जो है लॉ कैंपस 1, उसकी टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक। और CLC 2 की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, ये जो है कहीं दूर दूर नहीं है। जैसे आपका जो विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस पे आर्ट फैकल्टी ऑफ लॉ है, वहीं पर ही तीनों की क्लासेस होती हैं। लॉ के सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 की जो क्लासेस हैं वो न्यू बिल्डिंग में होती है और CLC की ओल्ड बिल्डिंग में होती हैं। तीनों ही सेंटर का सिलेबस सेम होता है, अदर कोई भी कुछ नहीं होता। तीनों की अपनी अपनी फैकल्टीज़ हैं। सभी तीनों फैकल्टीज़ के अंदर जो है मेडिसिन की, जो हेल्थ की सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तीनों सेंटर्स के लिए लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, लाइब्रेरी का जो है आपको बैठने की परमिशन आपका जो लॉ कैंपस का कार्ड होता है उससे ही आपको मिलती है। अब आता है DU-LLB सेंटर एग्ज़ाम कहाँ पढ़ते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसके जो सेंटर हैं कहाँ पढ़ते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में, दिल्ली में पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे स्टूडेंट्स बहुत दिन से बोल रहे थे। आपका सिलेबस। देखिए, सिलेबस में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं। अब इनको आप मजाक मत समझना कि भाई ये मजाक है। ठीक है, इनको आपको डीपली पढ़नी है। इसलिए ज्योग्राफी, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो देखेंगे। बेटर होगा स्टूडेंट्स आप इनको लिख कर रखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको बिना लिखे, बिना नोट्स बनाए स्टडी नहीं कर सकते हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास लिख के रखना। ज्योग्राफी में आपको माउंटेन्स रेंज पढ़नी है, सोलर सिस्टम, कोस्टल लाइन, पोर्ट, आइलैंड, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया आपको ज्योग्राफी के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं मैथ्स में आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो पढ़ने हैं, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस हैं और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैथ्स के अंदर पढ़नी है। ठीक है, इनको भी आप नोट डाउन कर लो। अगर आप कई बार हो जॉब वगैरह पे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है। अब आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी पर ही फोकस करना है, अदर किसी कंट्री की पॉलिटी पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें अदर कंट्रीज से लेकर बनाई गई हैं, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ आपको DSPS पढ़ने हैं, शेड्यूल्स हैं, कैबिनेट्स, रिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हाई कोर्ट जुरिडिक्शन पढ़ना है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कमेटीज़ हैं। कमेटी जो हैं वो काफ़ी कुछ पर्टिकुलर कमेटीज़ हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी जो है आपने, अगर आप BA पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस में तो इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपने जब आपका 3rd सेमेस्टर में आपके पास लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस वाला जो सब्जेक्ट था उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, स्पेशली कमिटीज़। रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग में इंडियन पैनल कोड, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी हैं। आगे भी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब आता है आपका इंग्लिश में जैसे जंबल वर्ड्स है, जंबल सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस, अनसीन पैसेजेस है, एसे राइटिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमारे वर्ड डेफिनेशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, करेक्ट स्पेलिंग है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़, जैसे बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि मैम हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है। ठीक है, बोलने में, लिखने में, दोनों में, या फिर किसी बच्चे की इंग्लिश बोलने में ठीक है, लिखने में नहीं है, या लिखने में ठीक है, बोलने में नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ
हमारी पूरी टीम आपको ये रिकमेंड करेगी कि आप लोग न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और इसके अलावा डिक्शनरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। उसमें से एटलीस्ट डेली 5 वर्ड तो आपको पढ़ने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं, तब जाकर आपकी वोकैबलरी और स्पीक दोनों बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर यूनाइटेड नेशंस हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन आप कहोगे कि मैम जब हमें इंडिया का ही पढ़ना है तो यूएन क्यों आया? यूएन के अंदर इंडिया की भी भागीदारी है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन आपको इसलिए पढ़ना है। रेलवे जोन्स न्यूली अपॉइंटेड पर्सनस हैं, ठीक है, जैसे पर्सन जो अपॉइंट किए जाते हैं किसी चीज़ में, जैसे आप अगर न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको पता होगा। स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल्स, उन कैपिटल्स की भी कैपिटल्स, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं इंडिया के, ठीक है, वो सारे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जैसे आसपास की इंडिया के, अगर आप मैप देखो, वर्ल्ड का मैप, या फिर इंडिया का ही देख लो, तो उस पर पता लग जाएगा कितने हैं। ऑपरेशन ऑफ इंडिया, कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं जो बेसिक आपको पढ़ने हैं और आप 12th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बाकी अगर आप कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो तो भाई शिकायत मत करना, वरना आप शिकायत करते हो। फिर आपको अवार्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, वीक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, जोग्राफिकल इंडेक्स है, या हमारा इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस में आपको ये 4 चीज़ें पर्टिकुलर पढ़नी है और ये बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। अब जब आप इंडिया का जो पढ़ोगे, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे और उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ही आप लोग ये जो है पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी ये सब आ गया है। इंडियन नेशनल फ्लैग, एंथम सॉन्ग किसने बनाया, कहाँ पर बनाया, कब बना, ठीक है, कहाँ अडॉप्ट किया गया, किस लैंग्वेज में सबसे पहली बार बना, फिर उसको ट्रांसलेट किसने किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, तो भाई देखो करंट अफेयर्स बेसिकली आपको सिर्फ 6 महीने के पढ़ने होते हैं। बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि मैम 1 साल के हैं, 19 महीने के पढ़ने हैं, 12 महीने के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आप कहाँ बनता है कि पिछले 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के करंट अफेयर्स देखो, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, मैंने बुक्स लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक्स के नेम्स आपको मेंशन कर दिए हैं। DULLB के मॉक टेस्ट की बुक आती है निवेश कश्यप की, बेस्ट बुक है, सबसे बढ़िया बुक है। जिन भी बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाए तो बेटर रहेगा, देखिए ऑनलाइन अवेलेबल होती है बट वो भी पेड होती है, तो क्या फ़ायदा कि आप अपनी आंखें दुखाओ, इससे बेटर है ना कि बुक ही परचेज़ कर लो। तो निवेश कश्यप की बुक है, आप उसको परचेज़ करो मॉक टेस्ट के लिए। आपको प्रिपरेशन के लिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बुक अगर लेनी है तो सिंघल की बुक है, यूनिवर्सल की बुक है, या फिर अरिहंत है। इन 3 के अलावा कोई और बुक मत उठाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अदर बुक्स भेजी थी, बेटा वो सब ख़राब हैं। ख़राब इन द सेंस ये नहीं कि वो छाप के बैठे ख़राब, ऐसी कोई नहीं है। हाँ, DU LLB के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर आपको DU से ही LLB करनी है तो आप सिंगल की, यूनिवर्सल की या फिर अरिहंत की बुक को परचेज़ करना। LLB के सॉल्व पेपर जो हैं अरिहंत के या फिर लर्न एक्स के नाम से एक है, इन दोनों के ही परचेज़ करना। अदरवाइज़ जब आप यूनिवर्सल या सिंगल की बुक लोगे तो उसमें भी सॉल्व पेपर लास्ट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपकी, कि जब आप उसकी सिंगल, यूनिवर्सल या अरिहंत की बुक लो तो जो अभी 2021 का एडिशन आया था वही वाली लेना, ठीक है। उसके अलावा कोई पुरानी मत लेना, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया था मैम हमारे पास पुरानी है, क्योंकि देखो बेटा अभी जो है कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे 2022 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। हमारा जम्मू कश्मीर का जो अभी 2019 में हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तो भाई ये सारी चीज़ें ना एक न्यू उसके अंदर रखी जाती हैं, न्यू बुक में। तो आप पुराने के लिए ना ये सारी चीज़ें मत लो। बाकी एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक जो हमने सिलेबस देखा है सभी आपके सब्जेक्ट्स का, वो सभी सब्जेक्ट्स की अगर आपको पर्टिकुलर बुक्स चाहिए, मतलब उन बुक्स के नेम पता करने हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। लेकिन एक बार और मैं बोल दूं कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मैंने बुक्स के नेम्स और उनके सब क्या क्या हैं क्या नहीं हैं वो सब कुछ आपको उनके राइटर्स
लिखकर बता दिए हैं। सो कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।